तो दोस्तों आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कैश ट्रांजैक्शंस पे। यानी बहुत सारी ऐसी कैश ट्रांजैक्शंस होती है जो अलाउ नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर उनको किया जाता है तो उनके सीरियस कंसिक्वेंस होते हैं, यानी खतरनाक परिणाम होते हैं। तो कौन कौन सी वो कैश ट्रांजैक्शंस है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले टेकिंग और एक्सेप्टिंग सर्टेन लोन्स और डिपॉजिट। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से लोन, डिपॉजिट या कोई स्पेसिफाइड सम एक्सेप्ट करता है तो 20,000 या उससे अधिक कैश में अलाउ नहीं। नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट ₹20,000 और मोर इन कैश। यानी कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से लोन, डिपॉजिट, कोई स्पेसिफाइड सम 20,000 या उससे अधिक कैश में नहीं ले सकता। ऐसी अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअल में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में अगर कोई एडवांस मिलता है तो वहाँ भी 20,000 या उससे अधिक कैश के अंदर अलाउड नहीं है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कोई अमाउंट पहले रिसीव हुई किसी पर्सन से और वो आउटस्टैंडिंग है और उसको अब रीपेमेंट करना है, तो यहाँ पे जो ओवरऑल लिमिट होगी वो 20,000 ही रहेगी। भले ही आउटस्टैंडिंग अमाउंट के बाद कुछ सब्सिक्वेंट रिसिप्ट अगर कैश में मिलती है। कहने का मतलब ये है अगर कोई लोन है तो उसमें इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा और 20,000 एग्रीगेट अमाउंट देखी जाएगी कैश के अंदर। इस प्रोविज़न के कुछ एक्सेप्शंस है, यानी ये एप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ पर? अगर ये सम्स यानी लोन्स, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम अगर ये एक्सेप्ट होते हैं गवर्नमेंट से, बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से, या कोई कॉरपोरेशंस जो इस्टेब्लिश है सेंटर या स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत, गवर्नमेंट कंपनी से, कोई अदर इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई होती है एक ऑफिशियल गजट के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से ना ही लोन, डिपॉजिट या कोई स्पेसिफाइड सम 20,000 या उससे अधिक कैश में नहीं ले सकता। लेकिन उसके अपवाद भी है। अगर गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। कोई बैंकिंग कंपनी है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कोई कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश है सेंट्रल, स्टेट या प्रोविंशियल एक्ट के तहत, कोई गवर्नमेंट कंपनी है या कोई इंस्टीट्यूशन जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया है ऑफिशियल गजट में, या कोई ऐसा पर्सन, यानी यहाँ पर पर्सन देने वाला और रिसीव करने वाला, लोन, डिपॉजिट, स्पेसिफाइड सम, एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिसीव करता है लोन या डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम, तो यहाँ पर लेने वाला और देने वाला अगर दोनों के पास एग्रीकल्चर इनकम है और इस पे टैक्स नहीं लगता तो भी ये यहाँ पे शामिल नहीं होगा 20,000 या उससे अधिक के कैश लिमिट में, यानी एक्सेप्शन नहीं। तो मोटा मोटी बोलूँ तो गवर्नमेंट भले ही एक्सेप्ट करे या गवर्नमेंट से एक्सेप्ट हो या कोई बैंकिंग कंपनी से हो, इन सब से भले ही एक्सेप्ट हो या इनके द्वारा एक्सेप्ट हो, तो इन पे ये रूल अप्लीकेबल नहीं है 20,000 या से अधिक कैश के अंदर। यानी ये ले सकते हैं या ये इनके द्वारा लिया जा सकता है। अगर वॉयलेशन होता है इस रूल का, यानी 20,000 या उससे अधिक लोन, डिपॉजिट्स, स्पेसिफाइड सम अगर कैश में लिया जाता है 20,000 से उससे अधिक, तो हो जाएगा वॉयलेशन। तो इसके क्या कंसिक्वेंस होंगे, क्या परिणाम होंगे? तो पेनल्टी लग जाएगी। जितना कैश रिसीव किया है उसके बराबर, यानी अगर 100 रुपये मान लो रिसीव किया है, वैसे समझा रहा हूँ एग्जाम्पल पर्पज से, अगर 100 रुपये रिसीव किया है तो 100 रुपये क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। अगर 21,000 रिसीव करा है कैश में तो 21,000 क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी या कोई कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल या रूरल डेवलपमेंट बैंक है तो वहाँ पर लिमिट 20,000 ना होकर हो जाएगी 2 लाख, यानी 2 लाख की लिमिट हो जाएगी। 2 लाख तक इनको कैश अलाउड है एक्सेप्ट करना। अगर लोन या डिपॉजिट की रीपेमेंट की जाती है तो ऐसे केस में भी
20,000 या उससे अधिक की कैश लिमिट देखी जाएगी सेक्शन 269 के तहत। अगर कोई ब्रांच है बैंकिंग कंपनी की या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई फर्म या कोई अदर पर्सन है, उनको अलाउड नहीं है रिपेमेंट करना लोन या डिपॉजिट का कैश के अंदर। लिमिट कितनी है? 20,000 या उससे अधिक कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता किस पे? अगर रिपेमेंट होती है लोन डिपॉजिट या स्पेसिफाइड सम की, ये एक्सेप्ट अगर होता है गवर्नमेंट से, तो वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है लिमिट। कोई बैंकिंग कंपनी है या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से, कोई कॉरपोरेशन जो मैंने ऊपर बताया आपको, वही गवर्नमेंट कंपनी इंस्टीट्यूशन जो ऑफिस गजट में नोटिफाई हो, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन सेक्शन 269 ST के तहत, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अदर कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है देख लेते हैं। कोई भी पर्सन को अलाउ नहीं है कि वो रिसीव करे कैश में 2 लाख या उससे अधिक इन एग्रीगेट, यानी टोटल मिला के एक पर्सन से एक दिन के अंदर, और एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट। मतलब मान लीजिए कि ए नाम का पर्सन है, यहाँ पर ABC नाम कोई हॉस्पिटल है कि ए यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने गया, तो 5 लाख का इसका बिल बन गया। यहाँ पर अगर ए इस 5 लाख को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में भी पे करता है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करता है, तो भी माना जाएगा कि भाई ये सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है। इस सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में एक पर्सन यानी हॉस्पिटल को पेमेंट हो रही है, और एग्रीगेट कितनी है? 2 लाख या उससे अधिक है, क्योंकि 5 लाख है यहाँ पर, तो ये अलाउड नहीं है, भले ही वो इंस्टॉलमेंट में पे करे, क्योंकि ट्रांजैक्शन सिंगल है और एग्रीगेट अमाउंट 2 लाख या उससे अधिक जा रहा है, तो ये कैश में अलाउड नहीं है। 2 लाख या उससे अधिक कैश में रिसीव करना अलाउ नहीं है। एग्रीगेट टोटल मिला के एक दिन के अंदर एक पर्सन से, और एक सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में 2 लाख या उससे अधिक अलाउड नहीं है। अगर कोई ट्रांजैक्शंस होती है किसी इवेंट या ओकेशंस के रिस्पेक्ट, मान लो अगर कोई कैटरिंग या टेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके तहत 2 लाख रुपए की पेमेंट होती है या 3 लाख की पेमेंट होती है, तो यहाँ पर 2 लाख की लिमिट देखी जाएगी। यानी अगर 2 लाख या उससे अधिक है तो वो हो जाएगा डिसलाउड, यानी वो अलाउ नहीं है कैश के अंदर। 2 लाख या उससे अधिक कैश में अलाउड नहीं है। ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता किस पे? अगर रिसिप्ट होती, यानी रिसीव करने वाला कौन है? अगर गवर्नमेंट है, कोई बैंकिंग कंपनी है, या कोई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक या कोऑपरेटिव बैंक है, या ऐसी ट्रांजैक्शन जो सेक्शन 269 SS में आती, यानी लोन डिपॉजिट जो ऊपर बताया मैंने आपको। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर वॉयलेशंस होता है तो सेक्शन 271 DA के तहत जितना अमाउंट है उसके बराबर क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगी। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंस इंकर होता है कैश में, अगर कोई एक्सपेंस इंकर होता है कैश के अंदर, तो वो हो जाएगा डिसअलाउड। यानी अगर कोई पर्सन कोई खर्चा करता है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, और एग्रीगेट जो है टोटल मिला के जो पेमेंट है अगर वो कैश में की जाती है एक दिन के अंदर किसी पर्सन को, और वो 10,000 से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा डिसअलाउड। यानी 100%। मान लो अगर 15,000 कैश में पेमेंट होती तो ये 15,000 पूरा हो जाएगा डिसअलाउड। जब ये पर्सन जो बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, जब ये अपनी टैक्सेबल इनकम निकालेगा बिजनेस प्रोफेशन की, तो सेक्शन 40A सब सेक्शन
3 के तहत ये हो जाएगा डिसअलाउड, यानी 15,000 ये खर्चा जो इसने किया है ये वापस से ऐड हो जाएगा, यानी इसकी इनकम बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा डिसअलाउड। लेकिन अगर किसी का प्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग गुड्स कैरिजेस का बिजनेस है तो वहाँ पर लिमिट 10,000 ना होकर क्या हो जाएगी 35,000, यानी कोई बिजनेस अगर प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग का है, गुड्स कैरिजेस का, तो वहाँ पर 35,000 तक कैश में ट्रांजैक्शन हो सकती है, जहाँ पर यानी खर्चा किया जा सकता है, वो अलाउ हो जाएगा। अगर कोई फिक्स एसेट्स के रिस्पेक्ट में यानी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो वो हो जाएगा डिसअलाउड। मतलब अगर कोई पर्सन कोई खर्चा करता है, कोई एक्सपेंडिचर करता है किसी एसेट को एक्वायर करने में, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, तो जो पेमेंट कर रहा है वो अगर एग्रीगेट पेमेंट जो है वो जिस पर्सन को की जा रही है वो कैश में की जा रही है, एक तो एक दिन के अंदर की जा रही है, और 10,000 से ज़्यादा है तो ये जो एक्सपेंडिचर हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जब उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाएगी तो उसमें ये शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा इस कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जो कैश में किया जा रहा है। उसके बाद है कैश डोनेशन। कैश डोनेशन, कैश में डोनेशन करना। अगर कोई डोनेशन किया जाता है कैश के अंदर किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को, और वो अमाउंट अगर 2,000 से ज़्यादा है, यानी आप 2,000 या 2,000 से ज़्यादा अगर आप कैश के अंदर डोनेशन करते हो किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट को या पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो अंडर सेक्शन 80G के तहत अलाउड नहीं होगा, यानी आप डिडक्शन नहीं ले सकते उसकी। कहने का मतलब ये है कि 2,000 से अधिक आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, आप अदर मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। कैश में सिर्फ 2,000 तक ही अलाउड है, 2,000 से अधिक कैश में अलाउड नहीं है। प्रीमियम पे करते हो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवा रखा है उसमें प्रीमियम पे करते हो और वो पेमेंट जो है वो कैश के अंदर होती है, तो सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत वो डिडक्शन आपको अलाउ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट अदर देन कैश मोड बताया गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे किया जाता है उसकी अगर आपको 80D की डिडक्शन लेनी है तो आपको कैश में ना पेमेंट करते हुए कैश के अलावा मोड में पेमेंट करनी पड़ेगी, चेक, DD या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, नेफ्ट के थ्रू। तो ये था कैश ट्रांजैक्शंस जो कि जिनके काफ़ी सीरियस कंसिक्वेंस होते हैं। ओके, थैंक यू।